नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब आगे हम सवाल नंबर 9, माधव, राधा और गोपी एक पीढ़ी के साझेदार है। उसका लाभ हानि का प्रमाण दिया है 1/2, 1/3 और 1/6। सबसे पहले तो तीनों के हर समान करने हैं, तो कैसे समान करेंगे? तो यहाँ लसा 6 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 गुणे 1 यानी 3। यहाँ 2 से, तो 2 गुणे 1 यानी 2, और लास्ट में 1। तो पुराना प्रमाण हुआ 3:2:1। मित्रों, ये सवाल में आपको नया प्रमाण नहीं दिया, नीचे समायोजन में देखो कहीं पे भी आपको नया प्रमाण नहीं दिया गया। और जब भी आपको नया प्रमाण ना दिया जाए तब सवाल और आसान हो जाता है, क्योंकि पुराने प्रमाण में से जो साझेदार निवृत्त होता है, यहाँ पे निवृत्त होते हैं आर यानी कि राधा। तो ये जो पुराना प्रमाण है उसमें राधा सेकंड है, तो यहाँ 2 निकाल दे तो 3:1 वो नया प्रमाण हो जाएगा। और जो नया प्रमाण होगा वही लाभ का प्रमाण होगा, यानी कि लाभ के प्रमाण में 3:1 में वो ख्याति चुकाएंगे। किसको? जो साझेदार निवृत्त होता है उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जिस प्रकार एंट्री लिखते वो लिख दे। तो सबसे पहले पूंजी खाता, तो तीनों की पूंजी हमने लिख दी। उसके बाद रोकड़ खाता की शेष कितनी दी है, तो संपत्ति लेना पक्ष में देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 12,000, तो यहाँ मैंने लिख दी 12,000। उसके बाद क्या करना है, तो जो भी अनामत है वो अनामतों को बांटना है। तो सबसे पहले अनामत है कारीगर मुआवजा अनामत, कितनी है 24,000। तो आपको नीचे देखना है कि कारीगर का दावा है तो जिम्मेदारी दी गई। सेकंड समायोजन देखो, कारीगर मुआवजा अनामत की जिम्मेदारी 30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे कारीगर अकस्मात दावा। कितने का दावा किया? तो दावा किया है 30,000 का। मित्रों 30,000 का दावा किया है, हमारे पास फंड कितना है? तो फंड 24,000 है, यानी कि 6,000 कम है, यानी कि 6,000 का प्रावधान करना पड़ेगा। तो पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में लिखेंगे कारीगर अकस्मात दावा। कारीगर अकस्मात दावा 6,000 की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे 6,000, यानी कि अनामत जो था वो फिनिश हो गया। आगे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, वो तो दायित्व है। विनियोग वृद्धि कमी फंड, तो उसके लिए नीचे देखो कि विनियोग के बारे में क्या सूचना है। मित्रों यहाँ समायोजन में सूचना नहीं दी, लेकिन पक्की तलपट में देखो विनियोग रकम के कॉलम में 58,000 है, लेकिन उसका बाजार मूल्य कितना है? तो कि 64,000 है, यानी कि विनियोग में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ उसकी नई वैल्यू लिखते कि विनियोग कितने के हुए, तो यहाँ लिखे विनियोग 64,000, तो उसमें वृद्धि हुई यानी कि फायदा हुआ। तो जो फायदा हुआ वो जमा पक्ष में लिखेंगे विनियोग खाता। विनियोग खाता तो पहले कितने के थे? तो पहले थे 58,000 के, 64,000 के हो गए, मतलब 6,000 का बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ, तो जमा पक्ष में लिखेंगे। और अनामत का तो उपयोग ही नहीं हुआ, तो जो अनामत है वो पुराने साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में बांट देना है। तो यहाँ लिखेंगे विनियोग कमी वृद्धि फंड। कमी वृद्धि फंड खाता। तो कितना है? तो फंड है, टोटल फंड आपका दिया गया है 12,000, तो 12,000 को पुराने प्रमाण में बांटे, यानी कि 3:2:1 में बांटे, तो 6,000, 4,000 और 2,000 आएंगे। 6,000, 4,000 और 2,000। आगे देखो, अनामत की बात खत्म। अब सामने के पक्ष में संपत्ति लेना में देखे तो रोकड़ बैंक लिख दिया। ख्याति दी है पुरानी? नहीं। लास्ट में दिया है विज्ञापन अभियान खर्च, तो उसको पुराने प्रमाण में उधार पक्ष में पुराने प्रमाण में बांट देंगे। तो यहाँ लिखे विज्ञापन अभियान खर्च
तो विज्ञापन अभियान खर्च आपको दिया गया है 24,000, तो 24,000 को बांटे तो आएगा 12,000, 8,000 और 4,000। तो यहाँ लिखेंगे 12,000, 8,000 और 4,000। ओके, चलो अब ऊपर सभी बातों को फिनिश किया। अब नीचे, तो नीचे समायोजन में देखें तो समायोजन में सबसे पहले तो जो राधा को ख्याति चुकानी उसके बारे में बात करें तो राधा को ख्याति कितनी चुकानी है? 40,000। वो 40,000 की जो ख्याति है, यहाँ में उसकी रोजनामचा नहीं लिख रहा लेकिन आपको समझा रहा हूं, ख्याति कितनी चुकानी है? 40,000। 40,000 जो ख्याति चुकानी है राधा को, वो कौन चुकाएगा? तो जिनको लाभ हो रहा है वो, तो किन किन को लाभ हो रहा है? तो एम और जी को। कौन से प्रमाण में लाभ हो रहा है? तो 3:1, यानी कि 40,000, ये दोनों का टोटल 4, 40,000 बट्टे 4 करोगे तो 10,000 आएगा, गुणे 3 के हिसाब से 30,000 आएगा और 1 के हिसाब से 10,000 आएगा। अब क्या करना है? इसकी खतौनी करनी है 30,000, 10,000 की। तो किसको ख्याति मिलेगी? तो निवृत्त होने वाला साझेदार आर यानी कि राधा है, तो राधा के पूंजी खाता के जमा पक्ष में लिखेंगे, लेकिन ये दोनों के नाम आएंगे। तो यहां लिखेंगे एम के पूंजी खाता, एम के पूंजी खाता और जी के पूंजी खाता। तो रकम लिखनी है यहाँ पे 30,000 और 10,000, ये दोनों आर में जमा हुए, लेकिन उधार पक्ष में एक ही नाम लिखा जाएगा, आर के पूंजी खाता, आर के पूंजी खाता। किन किन लोगों की पूंजी कम हुई? तो एम और जी की। तो एम में लिखेंगे 30,000 और जी में लिखेंगे 10,000। तो इस प्रकार दोनों की पूंजी कम हुई। मित्रों, ये ख्याति का पॉइंट हमने कंप्लीट किया। अब समायोजन में सबसे पहला पॉइंट, पेटेंट की कीमत 20% घटानी है। देखो पेटेंट्स कितने के दिए है? 35,000 के। तो यहां मैं लिखूं पेटेंट, तो 35,000 के 20% घटाओगे तो 7,000 कम हो गए, यानी कि आएंगे 28,000। कितने आएंगे? 28,000। पेटेंट संपत्ति है तो संपत्ति में कमी उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पेटेंट्स खाता, पेटेंट्स खाता कितनी कमी हुई? तो लिखेंगे 7,000 की, तो 7,000 लिखेंगे। आगे, मकान की कीमत 90% तक घटानी है। तक घटानी मतलब 10% घटानी है। तो मकान कितने का है? देखो, तो मकान 75,000 का है, मकान 75,000 का है, उसमें से 10% घटाएंगे तो आएंगे 67,500। कितने आएंगे? 67,500, यानी कि मैंने कम किए 7500। तो यहां लिखेंगे मकान खाता, मकान खाता 7,500। फिर से एक बार समझो, 75,000 के 10% करोगे तो 7,500 आएंगे। तो 75,000 में से 7,500 को घटाएंगे तो आएगा 67,500, यानी कि मकान की न्यू वैल्यू 67,500 हुई। आगे, कारीगर मुआवजा वो आ गया। देनदार पर डूबत ऋण अनामत 5% से बढ़ानी है। तो मित्रों यहाँ पे देनदार कितने के? देखो देनदार, तो पक्की तलपट में देखो देनदार आपको दिए हुए हैं 80,000। अब आपको ऐसा कहा गया है कि डूबत ऋण अनामत जो है वो 5% बढ़ानी है, यानी कि 5,000 तो है लेकिन उसमें कितनी बढ़ानी है? 5%। 80,000 के 5% हो गए 4,000, तो 5 और 4 का टोटल हो जाएगा 9,000। तो 80,000 में से 9,000 जाएगी तो 71,000 आएगा। और ये जो वृद्धि हुई वो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डूबत ऋण अनामत कितने की व्यवस्था की? तो 4,000 की, क्योंकि पहले से 5,000 थे। आगे देखिए, राधा को ख्याति, वो पॉइंट आ गया। गत वर्ष अपलिखित किए डूबत ऋण के रुपए 3,000 में से रुपए 500 मिले, उसे कहेंगे डूबत ऋण वापसी, पैसे आए। तो रोकड़ खाता के उधार पक्ष में लिखेंगे डूबत ऋण
वापसी, डूबत ऋण वापसी खाता कितना वापस हुआ? तो डूबत ऋण वापसी हुई 500 रुपए। 3000 की कहीं पे भी एंट्री नहीं आएगी। और डूबत ऋण वापसी से फायदा हुआ तो यहां लिखेंगे डूबत ऋण वापसी। तो डूबत ऋण वापसी कितनी हुई? तो 500 रुपए। तो यहां लिख देंगे 500 रुपए। आगे देखें, राधा को रुपए 5000 रोकड़ चुकानी है, तो यहां मैं लिख दूं रोकड़ खाता। रोकड़ खाता कौन निवृत्त हो रहा है? तो राधा। राधा को हमने आर नाम दिया है, तो 5000 उसको नकद चुकानी है। तो यहाँ उधार, तो यहाँ जमा पक्ष में लिखेंगे आर के पूंजी खाता। आर के पूंजी खाता क्यों? तो उसको हमने 5000 चुकाने का प्रॉमिस किया और बाकी की जो रकम है वो उसकी पीडी में लोन के हिसाब से रखनी है। तो यहां लिख दे आर की लोन। आर की लोन, लेकिन वो कितनी है वो खाता बंद होगा तब पता चलेगा। आगे देखिए और क्या कहा है, बाकी रकम दो समान वार्षिक हफ्ते में 10% ब्याज के साथ चुकानी है। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदार के पूंजी खाता, पक्की तलपट तैयार कीजिए और राधा का लोन खाता भी अंतिम भुगतान तक तैयार कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ आपको राधा की लोन खाता भी बनाना है। तो पहले ये सब बंद करें। तो पक्की तलपट में देख लो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है उसको वैसे ही पक्की तलपट में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, संपत्ति लेना पक्ष में रोकड़ बैंक उसका खाता बनाया है, देनदार आ गए, स्टॉक बाकी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसको वैसे ही लिखना है। तो स्टॉक 62,000, तो यहां लिख दे 62,000। विनियोग आ गए, पेटेंट्स आ गए, मकान आ गया, विज्ञापन अभियान खर्च उसको अपलिखित कर दिया। अब पूंजी दायित्व पक्ष में देखे तो लेनदार, तो लेनदार बाकी है, तो यहां लिख दे लेनदार। तो मित्रों लेनदार कितने के हैं? तो लेनदार 50,000 के हैं, तो यहां लिखिए 50,000। आगे कारीगर मुआवजा फंड आ गया, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, इसे कहेंगे पीएफ प्रोविडेंट फंड, वो दायित्व है, तो यानी कि यहां लिखेंगे 15,000। विनियोग वृद्धि कमी फंड उसको बांट दिया। तो सभी पॉइंट्स आ गए। अब सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाता बंद करें तो यहाँ पे जमा पक्ष में टोटल आएगा 24,500। टोटल आएगा 24,500। अब 24,500 में से 6,500 घटाएंगे तो यहाँ डिफरेंस आएगा 18,000। कितना आएगा? 18,000। यहाँ लिखेंगे पूंजी खाता। मित्रों जमा पक्ष में डिफरेंस आया, इसका मतलब हानि हुई। तो यहाँ प्रमाण क्या दिया है? पुराना 3:2:1 पुराने साझेदारों के बीच इसे बांटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एम, आर और जी। तो 18,000 को बांट दे तो यहाँ आएगा 9,000, 6,000 और 3,000। ये हानि है तो यहाँ क्रॉस यहाँ ले जाएंगे, पूंजी कम होगी। तो यहाँ लिखे पुनः मूल्यांकन खाता। क्या है ये? तो लिखेंगे हानि। तो यहाँ हानि के कारण साझेदारों की पूंजी कम होती है। तो यहाँ लिखेंगे 9,000, 6,000 और 3,000। अब कौन निवृत्त हो रहा है? तो आर। तो सबसे पहले हमें आर का टोटल करना है। तो आर का टोटल करें तो आर के जमा पक्ष में होते हैं 94,000, 94,000। अब 94,000 में से ये तीनों एंट्री घटाएंगे 8, 6 और 5, तो डिफरेंस आएगा 75,000, 75,000। तो ये जो रकम आई वो पीढ़ी में लोन के हिसाब से रखी जाएगी। तो यहां मैं लिख दूं आर की लोन। आर की लोन कितनी हुई? तो 75,000। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसको 80,000 चुकाने थे, उसमें से 5,000 नकद चुकाए और बाकी के 75,000 पीढ़ी में उसकी लोन के हिसाब से रखे। अब एम और जी का खाता बंद करें तो एम के टोटल में होता है 1,42,000।
1,42,000, यहाँ भी लिख दूं 1,42,000। अब उसमें से डिफरेंस आएगा, उसे कहेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। तो डिफरेंस आएगा 91,000, 91,000, और जी का टोटल होगा 56,000। तो 56,000 में से ये सब घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा 39,000, 39,000। अब ये जो पूंजी है शेष आगे ले गए वो यहां लिखी जाएगी, 91,000 और 39,000, तो टोटल आएगा 1,30,000, टोटल आएगा 1,30,000। अब रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता जो है उसे बंद करेंगे तो यहाँ टोटल आएगा 12,500। 12,500 में से 5,000 को घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा 7,500, यानी कि 7,500। उसे यहाँ लिख दे रोकड़ ऑब्लिक बैंक, रोकड़ ऑब्लिक बैंक 7,500। अब सभी एंट्री आ गई, तो अब आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है पक्की तलपट का, तो 3 लाख आएगा और यहाँ पे भी 3 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आया, यहां तक आपको कंप्लीट आता है, यहां तक जो भी आप समझे वो सब परफेक्ट है, लेकिन यहाँ आपको ये कहा गया है कि आर की जो लोन है उसे 2 वार्षिक हफ्तों में चुकानी है ब्याज के साथ। तो किस प्रकार चुकाया जाएगा उसकी आपको गणना कर, इसकी आपकी लोन खाता बनाना है, तो कैसे चुकाएंगे वो समझ लो। तो यहां आर को कितने पैसे चुकाने हैं, आर की लोन, तो यहां पे आप देख सकते हो कि इसको 75,000 चुकाने हैं, 75,000। अब 75,000 उसे 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, यानी कि उसका पहला इंस्टॉलमेंट कितना होगा 37,500 और दूसरा भी उतना ही होगा 37,500। ये तो उसकी मूल रकम हुई, 37,500 इसकी मूल रकम हुई, लेकिन जब वो लोन का ब्याज चुकाया जाएगा तब पेढ़ी ने 75,000 पूरे साल उपयोग में लिया है, तो पूरे साल उपयोग में लिया है तो उस पर पूरे साल का ब्याज चुकाएंगे तो कितना होगा, तो लोन पर ब्याज कितना कहा गया है, देखो 10%। इसका मतलब 75,000 की 10% ब्याज 7,500 होगा, तो उसको ब्याज चुकाया जाएगा 7,500, यानी कि उसको टोटल हम चुकाएंगे 45,000। पहले इंस्टॉलमेंट में हम उसको 45,000 चुकाएंगे। अब उसकी मुद्दल यानी कि उसके पास लेने बाकी रहे 37,500, तो 37,500 फिर से पूरे साल उपयोग करेंगे तो उसके 10% हो गए 37,50, यानी कि ये दोनों का टोटल अब लास्ट में हम चुकाएंगे तो आएगा 41,250। फिर से एक बार समझो कि यहाँ उसको 75,000 चुकाने हैं, तो जब 75,000 चुकाने वो 2 साल उपयोग में हम ले रहे, तो पहला साल खत्म होगा तब हम उसकी आधी रकम चुका रहे हैं, तो आधी रकम चुका रहे लेकिन 75,000 का उपयोग पूरे साल किया, यानी 75,000 के 10% 7,500, यानी आधी रकम प्लस ब्याज, यानी चुकाए 45,000। अब हमारे पास बाकी रहे 37,500, तो 37,500 पे 10% चुकाएंगे पूरे साल का, तो 37,50 हो जाएगा, यानी लास्ट चुकाएंगे 41,250। अब इसकी गणना करें तो यहाँ आर की लोन खाता में उसकी एंट्री कैसे होगी, तो यहाँ देखो मैंने लिखा है आर की लोन 75,000, यहाँ उधार पक्ष में है तो यहाँ जमा पक्ष में लिखेंगे आर के पूंजी खाता। ये लोन कहां से लाए, तो आर के पूंजी खाता, कितनी रकम है, तो कहेंगे 75,000। अब इसमें से हम ये तारीख कौन सी है, तो तारीख 1/4 है, 1/4/2016। अब पहला साल जब खत्म होगा तब उसको पैसे चुकाएंगे, तो यहां लिखेंगे बैंक खाता, बैंक खाता 31/3/2017।
तो उसे हम क्या चुकाएंगे, तो उसकी मुद्दल रकम यानी मूल रकम और प्लस साथ में 7500 ब्याज, यानी कि टोटल अमाउंट हो जाएगी 45,000। अब मित्रों ये 75,000 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो इसका मतलब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 चुकाने बाकी नहीं, 37,500 चुकाने बाकी है। तो यहाँ जो आपने ब्याज प्लस किया है वो ब्याज को कैंसिल करने के लिए ब्याज की क्रॉस एंट्री यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे 31/3/2017 ब्याज खाता। तो ब्याज खाता यहाँ लिखेंगे 7500। अब ये दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 82,500। 82,500। अब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस 37,500 आएगा, और उसके सामने लिख देंगे शेष आगे ले गए। शेष आगे ले गए, लास्ट तारीख। और ये यहां लाएंगे क्रॉस, तो यहां लिखेंगे 1/4/2017 शेष आगे लाए। तो शेष आगे लाए कितनी, तो यहां लिखेंगे 37,500। फिर से वर्ष के अंत में पैसे चुकाएंगे 31/3/2018 को, तो फिर से लिखेंगे बैंक खाता। लेकिन हम क्या चुका रहे हैं, तो उसकी मुद्दल रकम है 37,500 प्लस उस पर पूरे साल का ब्याज 3750, यानी कि टोटल रकम चुकाएंगे 41,250। तो यहां लिख दे 41,250, और ये ब्याज को कैंसिल करने के लिए विपरीत पक्ष में लिखेंगे 31/3/2018, और यहां लिख देंगे ब्याज खाता। ब्याज खाता कितना ब्याज है, तो 3750। अब यहां रकम पूरी चुका दी, यानी कि दोनों पक्ष में टोटल आ जाएगा 41,250। 41,250। तो यहाँ पे ये सवाल खत्म हुआ। तो आपको पूरे सवाल में समझ आ गई होगी। इसके जैसे उदाहरण भी है, तो उदाहरण आपको अपने आप हल करने हैं। धन्यवाद।